Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको quant पढ़ाने नहीं आया हूँ, अभी मैं आपको आया हूँ जिसकी अभी फिलहाल बहुत ताज़ा गर्म हवा चल रही है, सीमैट एग्जाम। तो यस गाइज, और सीमैट एग्जाम की भी जब बात आती है तो सबसे पहले जो सेक्शन डिस्कस होता है वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो यस गाइज, क्योंकि ये वो इकलौता ऐसा सेक्शन है जो बाकी किसी कैट या ओमेट्स में नहीं आता। सो यस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर हम अभी लेकर आए अपनी एक छोटी सी सीरीज जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके एमसीक्यूज के साथ डिस्कस कराएंगे गाइस। तो यस, अपने इस पहले लेक्चर में दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो थेरीज डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो सबसे पहली थेरी है शुम्पीटर्स थेरी ऑफ इनोवेशन। गाइस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस थेरी पर क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं, ठीक है। तो शुम्पीटर्स थेरी ऑफ इनोवेशन क्या है, उसके क्या वो की पॉइंट्स है, क्या वो एमसीक्यूज है, सब हम देखेंगे। और साथ ही में गाइज आज जो हम अपने इस सेशन में दूसरी थेरी कवर करेंगे वो है इफेक्चुएशन थेरी। तो यस दोस्तों, इन दो थेरी के की पॉइंट, इंपॉर्टेंट बातें और साथ में एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं तुरंत ही। तो यस, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन को। लेकिन एक्चुअल वो जो दो थेरीज आज हमें देखनी है ना, वो शुरू करने से पहले एक बेसिक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या वो देख लेते हैं। गाइस, मेजॉरिटी स्टूडेंट को लगता है इनोवेशन एक अपने आप में अलग चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में अलग चीज़ है, दोनों फैक्टर एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। नहीं गाइस, ये दोनों फैक्टर, ये दोनों चीज़ें हैंड ऑन हैंड चलती है। तो सिंपली अगर आपको समझना है कि भाई इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो इनोवेशन मतलब सिंपली क्रिएशन ऑफ न्यू आइडिया, ठीक है, न्यू आइडिया। और एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस कि इस न्यू आइडिया को एक्चुअल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करे। सो सिंपली गाइस, इनोवेशन फ्यूल द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन, व्हाइल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, है ना, उस आइडिया को एक्चुअल सॉल्यूशन में एक्चुअल एग्जीक्यूट करके दिखाना, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस आइडियाज टू क्रिएट वैल्यू एंड ड्राइव पॉजिटिव चेंज टू द वर्ल्ड। सो गाइज, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले तो अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निकल वे में ले लिए होंगे या यार बहुत पढ़ना होगा, डेफिनेशन ये वो ना, ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत लॉजिकल है। इनोवेशन का मतलब अगर आपको पता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अगर आपको पता है, तो आप बस लॉजिक अप्लाई कर डे टू डे लाइफ के जो हमारी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें अगर हम ये लॉजिक अप्लाई करें ना कि इनोवेशन क्वेश्चन पढ़कर भी कि यार इस क्वेश्चन को बेस्ट आंसर कौन सा सूट होगा, इन दो वर्ड को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, आप कई बार इसका आंसर बिना पढ़े भी दे सकते हो, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी के टॉपिक्स है दोस्तों। तो इसको इतना डेप्थ में मत सोचो। ऑफकोर्स आगे जब आप एमबीए जर्नी करोगे वहां पर भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होगा, है ना। इनोवेशन मैनेजमेंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होगा, वो थोड़ा टेक्निकल होगा। लेकिन गाइज, ये जो अभी आपके एंट्रेंस में आने वाला है ना, ये बहुत ही लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है। आई रिपीट, लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है। रोजमर्रा जिंदगी के लॉजिक अप्लाई करो तो आप ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आराम से ऑप्शन देखकर, है ना, ऑप्शंस बाय ऑप्शंस, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो, आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। बस उसके लिए आपको एक बेसिक मीनिंग पता चाहिए। तो इनोवेशन मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन। अब वो न्यू आइडियाज किस फॉर्म में हो सकती है? न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू सर्विस, है ना, कुछ भी हो सकता है न्यू, नॉट कि न्यू प्रोडक्ट ही इनोवेशन है ना। एक नई सर्विस जोमेटो ने जो किया, एक नई सर्विस, ठीक है, अमेजोन ने जो किया, एक नई सर्विस, वो भी एक इनोवेशन है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो इस न्यू आइडिया को इंप्लीमेंट करती है, ठीक है गाइज। और ये करने का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो इस पूरे एग्जीक्यूशन का जिम्मा उठाता है। चलो, सो गाइज, टुगेदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आर फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, शेपिंग द वे वी लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट विथ वन अनदर। तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल बात है कि भाई इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह से इंपैक्ट करती है अपने लाइफ को। तो आई गेस ये सब्जेक्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट थ्योरी लूंगा, अरे सर ये एकदम अचानक बीच में से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? तो नहीं, ये बीच में से नहीं, वो जो थ्योरीज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकते हैं। तो गाइज, इसीलिए उस पर आने से पहले आपको मैंने एक बेसिक सब्जेक्ट का आइडिया दे दिया। सब्जेक्ट में दो ही फैक्टर है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो दोनों हैंड ऑन हैंड चलते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ, मैंने कहा, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा उठाता है एंटरप्रेन्योर। किस प्रोसेस के थ्रू? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट थ्योरी। सो शुम्पीटर्स भाई साहब, यानी जोसेफ शुम्पीटर, ठीक है, इनका पूरा नाम जोसेफ
शुम्पीटर ने क्या अपने थ्योरी ऑफ इनोवेशन में कहा है, एक एक चीजें देखेंगे गाइस। सो वो क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको बस याद रख लेनी है। तो शुम्पीटर के बारे में अगर कभी भी पूछा गया कहाँ से है, तो ये ऑस्ट्रियन है, इकोनॉमिस्ट है ना। तो मैक्सिमम थेरीज जो दी है वो इकोनॉमिस्ट ने ही दी है। सो शुम्पीटर भी उन्हीं में से एक है। तो जोसेफ शुम्पीटर जो कि एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है गाइस, वो अपने थ्योरी में बोलते हैं शुम्पीटर एम्फेसाइज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एज द एजेंट ऑफ इनोवेशन। सबसे पहले तो जो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको उन्होंने एजेंट ऑफ इनोवेशन बोला है कि ये इनोवेशन का जिम्मा किसका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये एंटरप्रेन्योर्स की है। अगर आपको इनोवेशन एग्जीक्यूट, अभी मैंने बताया भी ना आपको, बेसिक डेफिनेशन भी वही बोलती है कि इनोवेशन तो हमने आइडिया को क्रिएट किया, बराबर, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे होगा, थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर्स, और इसलिए उनको बोला गया है एजेंट ऑफ इनोवेशन। नाउ अब देखते हैं कि थ्योरी बोलती क्या है, फिर उनके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे गाइस, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट दोस्तों बिलीव मी, अगर इस सब्जेक्ट का आपने एकदम हलवा बना के रखा है तो भूल जाओ, ये लिटरली हलवा है, सिर्फ लॉजिक को जिंदा रखना होगा। आप टेक्निकली जितना सोचोगे, कुछ कुछ बात है जैसे शुम्पीटर का नाम याद रखना ही पड़ेगा, कहाँ से वो याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो लॉजिक से याद रखो, तो क्वेश्चन पढ़ के आप टैकल कर लोगे और आंसर दे दोगे। तो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली सब्जेक्ट है और सबसे कम टाइम में होने वाला है ना, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन को जेब में डालने वाला सब्जेक्ट है ये, विथ 100% एक्यूरेसी। लॉजिक से जाओ और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट तो हम बता ही रहे। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन लीड्स टू क्रिएटिव, ये कुछ कुछ जो तकिया कलाम आते हैं ना, इन थेरीज में जो कुछ कुछ तकिया कलाम आते हैं उनको याद रख लिया करो, ये काम आते हैं आगे एमसीक्यूज में। सो शुम्पीटर ने बोला है कि प्रोसेस ऑफ इनोवेशन लीड्स टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन क्या होता है गाइस, कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन होता है कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड सालों साल जो चलते आ रही है उसको रोका जाए, चाहे तो उसी को थोड़ा सा रीमॉडिफाई करके कुछ तो नया लाया जाए। अगर आप अभी नया इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो न्यू सेटअप में, न्यू सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ में, न्यू रॉ मटेरियल में, तो कोई टेंशन नहीं, जो आपके पास है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करते हुए, है ना, उसी को थोड़ा सा मोल्ड करते हुए कुछ तो नया लाया जाए। इसको बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन। मतलब कुछ बाय यूजिंग क्रिएटिविटी, नाम में सब लिखा है ना। क्रिएटिविटी क्या होती है, अगर किसी दो बच्चे को अगर हम सेम कलर, सेम पेज, सेम पेंसिल, सेम इरेजर दे दे और बोले कि भाई चलो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, है ना, जो ज़्यादा बंदा क्रिएटिव होगा उसी रिसोर्स से एकदम बेहतरीन चीज़ बना लेगा। जो कम क्रिएटिविटी रखता होगा वो कुछ तो वैसे अजीब कुछ तो बना लेगा जो ऑर्डिनरी है। तो सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज, दोनों को हमने सेम चीज़ें दी थी गाइज, लेकिन सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज से जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है, जो रियल इनोवेशन जानता है, वो एक ऐसी चीज़ डेवलप करेगा जो एक सोसाइटी के लिए नई हो, है ना, यूजफुल तो हो। हमने देखा कि जो उनके लाइफ पे इम्पैक्ट करे, पॉजिटिव इम्पैक्ट करे, लेकिन साथ ही में कुछ तो ऐसी हो जो बेटर हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, और जो आराम से कैची हो, जिस पर ध्यान जाए, और फिर डेफिनेटली फिर बिजनेस ही बिजनेस होता है। ठीक है, अगर आइडिया क्लिक हो गई और उसको सही एग्जीक्यूट कर दिया, फिर तो आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनीज वैसे ही बनी है। तो दोस्तों according to Schumpeter, the process of innovation lead to creative destruction where new innovation render existing product and method obsolete, reshaping the economic landscape। तो गाइज यही बोला है कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, वो ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए, ठीक है, हमने कुछ नया लाया, तो उस वजह से जो अब तक चलते आ रहा था उसको हमने आउटडेटेड कर दिया। मतलब कस्टमर को हमने नई चीज टेस्ट करा दी ना गाइस, यही है फंडा। कस्टमर को अगर आप कुछ जो चल रहा है तब तक चल रहा है, अगर उसको कुछ उसी से बेटर टेस्ट करा दो तो सारे कस्टमर डाइवर्ट हो जाते हैं। जो चल रहा था वो क्या हो जाता है, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट यानी आउटडेटेड। तो गाइज अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर्स थ्योरी, सबसे पहले तो शुम्पीटर ने क्या बोला है कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप क्या हो, एजेंट ऑफ इनोवेशन। ये आपका काम है कि इनोवेशन को एग्जीक्यूट सही से कराना। और वो कैसे, अगर आप नया कुछ भी ना कर सको, है ना, न्यू सेट ऑफ, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयज, रॉ मटेरियल कुछ भी ना ला सको, तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उनको सही से यूज करते हुए आपको ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करनी, और इसी को उन्होंने बोला गया है क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन। ठीक है गाइज, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोलो या क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन बोलो, वन एंड द सेम थिंग।
सो गाइज शुमपीटर आइडेंटिफाई 5 टाइप्स ऑफ इनोवेशन। तो अब ये इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, कि वो कौन कौन से 5 टाइप्स ऑफ इनोवेशन है जो शुमपीटर ने बताया है। अब इनोवेशन, जैसे मैंने कहा है, इनोवेशन स्टूडेंट को लगता है कि यार इनोवेशन मतलब प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लाना, ठीक है ना। इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होता, इनोवेशन कहाँ कहाँ होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, नॉट ओनली प्रोडक्ट, सर्विस भी चलेगा, है ना। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए, उबर क्या है ना, बिग बास्केट क्या है, सर्विस है, वो थोड़ी खुद वेजिटेबल अपने फार्म्स में उगा रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री है ना। एक से लेकर दूसरे को देना, मेडिएटर का काम, ठीक है। तो गाइज ये भी एक नया आइडिया, अब सोच रहे तो लगता है कितना आसान है, लेकिन गाइज आया कब था, किसी को नहीं आया। जब आया आइडिया, इंप्लीमेंट हुआ, तब अब सबको लगता है कि यार हाँ यार ये भी तो कर सकते थे। इसलिए मैंने कहा शार्क टैंक देखो, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखेगी कि हाँ यार ये आइडिया तो बहुत सही था, और शायद आपके अंदर जो भीतर एक आइडिया मतलब एक उबाल ले रही है, शायद उसको एक नया ऊर्जा मिले, ठीक है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ये एक टाइप ऑफ इनोवेशन होता है। सेकंड टाइप ऑफ इनोवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहा ना कि अगर नया कुछ प्रोडक्ट नहीं दिमाग में आ रहा है, सर्विस दिमाग में नहीं आ रही, तो प्रोडक्ट ही इनोवेशन नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ अलग टाइप ऑफ प्रोडक्शन है कि यार अभी जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड चल रही है वो काफ़ी टाइम ले रही है। यार आपको पता है बजाज स्कूटर, जब सबसे पहले स्कूटर कंसेप्ट आया था सालों साल पहले, बजाज स्कूटर, तो एक स्कूटर के बाद अगला लेने के लिए कम से कम 6-6 महीना वेटिंग होती थी। आज तो देखो कितना मार्केट बढ़ गया, हालांकि आज भी वेटिंग है, कई से ब्रांड में आज भी वेटिंग, बट इतना नहीं। वो भी हमारे कुछ स्पेसिफिकेशन होती है कि हमें यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, तब वेटिंग होती है। लेकिन गाइज लैक्स करोड्स में क्वांटिटीज क्या हो रही है, सोल्ड आउट हो रही है, फिर भी सही से मैनेज हो रहा है बराबर। पहले तो मार्केट था भी नहीं, उस मार्केट में भी 6-6 महीना वेटिंग होती थी, बट अब देख रहे हो आप, है ना, कई सारे ब्रांड तो डायरेक्ट अवेलेबल है, जाओ और शोरूम से उठा कर लाओ मुहूर्त देखकर, इस तरह से। तो सिंपली गाइज न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कई बार हम देख रहे थे ट्रेडिशनल प्रोसेस चल रहा था, बहुत टाइम ले रहा था, हमने कुछ नया इन्वेंट किया, नया इनोवेट किया प्रोसेस में, प्रोडक्शन में, मेथड में, ठीक है, और उस वजह से अब हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है। ये भी तो एक इनोवेशन है, ये भी तो इनोवेशन है। ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, ऐसा मार्केट कैटर करो जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल टाटा नैनो, है ना। उनका टाटा नैनो बेसिकली उसी परसेप्शन से आया था ना कि यार कार तो सभी चला रहे, लेकिन उस सेगमेंट का क्या जो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 8 लाख 10 लाख 15 लाख की कार अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उनका भी कार चलाने का मन है। तो गाइज टाटा नैनो का वही से उसी आइडिया से टाटा नैनो का जन्म हुआ, ठीक है। सो गाइज ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, वो मार्केट भी तो ओपन हो गया जिनकी आमदनी इनकम उतनी नहीं है जो 9 10 11 और ऊपर की कार अफोर्ड कर सके, लेकिन उनको भी कार चाहिए। तो वो सारा मार्केट जो कि ह्यूज मार्केट था, वो अफोर्डेबल कार के सेगमेंट में आ गया, और उसके बाद तो काफ़ी कार्स फिर अफोर्डेबल सेगमेंट में आई, ठीक है। बट शुरुआत हुई थी एक इनोवेशन से, उसके बाद तो कंपटीशन बढ़ती ना दोस्तों, है ना। बट वो एक आइडिया जिसका आ जाता है, उसका एक ब्रांड, उसका एक मोनोपोली कई समय तक बन जाता है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट, कई बारी ऐसा भी होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो उतना सही नहीं है क्वालिटी का, उस वजह से प्रोडक्ट में वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव कंपोनेंट सोचो, है ना। जैसे वुडन चेयर, सालों साल पहले वुडन, प्लास्टिक चेयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सालों साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर वुडन चेयर को सप्लीमेंट्री प्लास्टिक चेयर आई, ठीक है। पहले मेटल चेयर्स होती थी, वुडन होती थी, फिर प्लास्टिक चेयर्स भी आई। तो गाइज हो सकता है कि हम सिर्फ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बदलने से भी हमारा प्रोडक्ट बेस्ट हो जाए, ठीक है। बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स बोलो, या बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी बोलो, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कई बार सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बदलने से शायद प्रोडक्ट का प्राइसिंग कॉस्टिंग भी कम हो जाता है, उस वजह से हम उसको अफोर्डेबल रेंज में बेच सकते हैं, उस वजह से एक नया मार्केट भी हम कैटर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल में भी नया कुछ सोचना, नया कुछ आइडिया सोचना, नॉट ओनली द मेन प्रोडक्ट, वो जिससे बन रहा है उस रॉ मटेरियल के बारे में भी कुछ नया आइडिया लाना इज ऑल्सो एन इनोवेशन। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, गाइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट, प्रोसेस या मार्केट पे ही इनोवेट किया जाए, हमारा जो ओवरऑल बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ऑर्गेनाइज हो रही है चीज़ें, है ना, चीज़ें जो ऑर्गेनाइज हो रही है उसको भी हम एक इनोवेटिव वे से और अलग तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, तो एक्सपांशन क्या लगता है कि हाँ चलो एक यहाँ ब्रांच है, एक पुणे में ब्रांच है, एक मुंबई में खोल देता हूँ, एक दिल्ली में खोल देता हूँ, एक चेन्नई में खोल देता हूँ। गाइज यहाँ तक ठीक है, अब एक हद आ जाएगी ना, मैं कितना बैलेंस करूँ, कितना मैनेज करूँगा यार, कितना मैनेज करूँगा। फिर हमने सोचा क्यों ना फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया जाए।
गाइज ये भी क्या हुआ, एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना। फ्रेंचाइजी मॉडल पहले कहीं था ही नहीं, हम एक्सपांड कर रहे थे खुद के दम पे, खुद इन्वेस्ट करके, खुद पैसा डाल के। कोई ब्रांच सक्सेसफुल हो रही थी, कोई ब्रांच फेल हो रही थी। लेकिन जब फ्रेंचाइजी मॉडल सोचा, फ्रेंचाइजी में क्या होता है, सामने वाला अपना ब्रांड नेम लेने के लिए, अपना ब्रांड नेम पे ट्रस्ट करता है और खुद इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तो एक नई आइडिया है। कई लोगों ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, एक्सपांशन खुद करते करते बाद में धीरे धीरे फ्रेंचाइजीज मॉडल में शिफ्ट हुए। तो गाइज एक नए ढंग से ऑर्गेनाइज करना अपनी इंडस्ट्री को, ठीक है, खुद चल रहे थे, अब साथ में लेकर चल रहे हैं थ्रू फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो जाए। तो ये 5 टोटल गाइस, 5 टोटल आइडिया ऑफ इनोवेशन जो शुम्पीटर ने बताया, ये याद रखो, इन पर क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकते हैं। तो अगर आपने इसको लॉजिकली समझा है तो आप क्वेश्चन पढ़ के बराबर अपना लॉजिक अप्लाई करके आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले तो न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंडस्ट्री। सो गाइज अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप मैं आंसर बोलने से पहले अपना आंसर मन ही मन रेडी रखना, और अगर करेक्ट आ जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले, नहीं आता है तो देखना कहाँ मिस्टेक करी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शुम्पीटर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन प्रपोज एज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो इनोवेशन इंपॉर्टेंट है ना, इनफैक्ट उसकी थ्योरी ही इनोवेशन पे। गाइस लॉजिक, क्वेश्चन बोल ही रहा है शुम्पीटर की थ्योरी किस पर है, इनोवेशन पे। तो एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले आपको प्राइमरी फैक्टर क्या है, प्राइमरी ड्राइवर क्या है, इनोवेशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, ठीक है, ये कहीं पर भी बात पूरे थ्योरी में हुई है नहीं। तो इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर्स, what term describe the process whereby new innovation render existing product and method obsolete। तो गाइज वो कौन सी, मैंने कहा ना जो तकिया कलाम होता है किसी भी थ्योरी का, वो याद रख लिया करो। शुम्पीटर ने अपने थ्योरी में वो कौन सा वर्ड मेंशन किया है जिससे हम अपने न्यू प्रोडक्ट के थ्रू, न्यू सर्विस के थ्रू जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मेथड, सर्विस उसको ऑब्सोलीट यानी आउटडेटेड कर देते हैं। और उसी को क्या बोला गया था, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिसरप्शन या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मैंने कहा चलेगा, दोनों वन एंड द सेम थिंग। तो गाइज अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर, ठीक है, ये याद आपको रखना है कि नए आइडियाज या नए प्रोडक्ट के थ्रू जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट है उसको हम ऑब्सोलीट करते हैं, इसको ही क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन बोला जाता है। क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन का मीनिंग ही वो है कि कन्वेंशनल को हटाकर एग्जिस्टिंग चीजों को यूज करते हुए, क्रिएटिविटी अप्लाई करते हुए आपको एक नया मार्केट, एक नया प्रोडक्ट, एक नया सर्विस को जन्म देना है। ठीक है, तो वही शुम्पीटर का एक बेसिक फंड है कि अगर आप नहीं भी कुछ नया कर सकते हो तो एग्जिस्टिंग को थोड़ा सा रिमोल्ड करो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ इनोवेशन आइडेंटिफाइड शुम्पीटर। कौन सा वो इनोवेशन, हमने 5 टाइप ऑफ इनोवेशन देखे थे ना, उसमें से कौन सा वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन है जो उसके टाइप में नहीं है, जो शुम्पीटर ने मेंशन ही नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ इनोवेशन आइडेंटिफाइड बाय द शुम्पीटर। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विस, यस ये तो बोला है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली, यार ये तो कहीं नहीं बोला। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली ये तो शुम्पीटर ने कहीं नहीं बोला, सो बी इज द आंसर। उसके बाद देखो ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, यस ये भी बोला है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यस ये भी बोला है, जहां मैंने आपको फ्रेंचाइजी वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है गाइस, सो ये कहीं पर भी नहीं बोला है, दैट्स इट। Come on now, how does Schumpeter characterize the role of entrepreneurs in his theory of innovation? Guys, Schumpeter ने entrepreneurs को क्या बोला है, क्या बोला है, एजेंट ऑफ इनोवेशन। ये जो इनोवेशन है ना, ये इनोवेशन, ये जिम्मा किसका है, एंटरप्रेन्योर्स का। और उनको जो एक टर्म से उन्होंने सिग्निफाई किया है वो है एजेंट। एजेंट ऑफ इनोवेशन बोलो या एजेंट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोलो, क्योंकि इसी के थ्रू तो शुम्पीटर, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के थ्रू तो शुम्पीटर क्या करना चाहता है, इनोवेशन। ठीक है, सो यस गाइज, एजेंट ये वर्ड बोला है। पैसिव ऑब्जर्वर ऐसा कहीं नहीं बोला, ब्यूरोक्रेट्स ऐसा कहीं नहीं बोला, लेबर यूनियन कहीं नहीं बोला। क्रिएटिव डिस्ट्रक्टर का या इनोवेशन का एजेंट बोला गया है एंटरप्रेन्योर्स को as per Schumpeter's theory. Now guys, fifth question, which of the following scenario best exemplifies Schumpeterian entrepreneurship? तो गाइज नीचे दिए गए चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो शुम्पीटर की एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी को बहुत बेस्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अ बिजनेस ओनर मेंटेन द स्टेटस क्यो बाय स्टिकिंग टू ट्रेडिशनल मेथड। शुम्पीटर ने ये कहीं नहीं बोला है कि ट्रेडिशनल मेथड पे स्टिक रहो, ये तो गलत। And entrepreneurs disrupt the market by introducing a revolutionary product.
यस, डिस्टर्ब करना है मार्केट को, यानी वही कि जो कन्वेंशनल चीज़ें चलती आ रही है ट्रेडिशनल, उसको हटाकर कुछ नई चीज़ें लाना है जिससे कि इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है, सोसाइटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। और यही यहाँ पर बोला गया, डिस्टर्ब द मार्केट बाय इंट्रोड्यूसिंग रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट। अगर आपको लगता भी है ना कि कभी कभार सर शायद इससे भी बेटर हो सकता है, तो अगले आंसर पढ़ लिया करो। अ गवर्नमेंट एजेंसी रेगुलेट द इंडस्ट्री, यार गवर्नमेंट एजेंसी का कहीं भी बात नहीं हुआ है। अ कंपनी कोलैबोरेट्स विद द कंपटीटर्स, कहीं पर भी ऐसा बोला नहीं गया है कि कंपटीटर के साथ कोलैबोरेट करो और मार्केट शेयर पे राज करो, कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। तो शुम्पीटर के थ्योरी में बस बोला है मार्केट को डिस्टर्ब करो और एक नया प्रोडक्ट, नया इनोवेशन लॉन्च करो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, मेथड, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन, न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स इट गाइज, ये था शुम्पीटर थ्योरी। मैंने कहा ना छोटा सा सिंपल बट इम्पैक्टफुल सेशन रहने वाला है। सो यस, शुम्पीटर की थ्योरी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले भी उस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। उसके बाद गाइज इक्वली इंपॉर्टेंट इफेक्चुएशन थ्योरी, ठीक है। सो इफेक्चुएशन थ्योरी क्या होती है वो हम देखते हैं दोस्तों। तो आ जाओ उसके फटाफट की पॉइंट देख लेते हैं। तो ये जैसे कि वो शुम्पीटर्स की थ्योरी शुम्पीटर ने डेवलप की, जोसेफ शुम्पीटर जो एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है था। अब डेवलप्ड बाय, अब ये इफेक्चुएशन थ्योरी किसने, सरस्वती। अब ये याद रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ये याद रखना ही पड़ेगा कि जब भी इफेक्चुएशन थ्योरी आएगी वो किसने डेवलप करी, अगर ये बात पूछी जाए तो सरस्वती। नाउ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग, क्या है वो की प्रिंसिपल इस थ्योरी का। जैसे शुम्पीटर के की प्रिंसिपल क्या था थ्योरी का, कि हमें क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन करना है एग्जिस्टिंग मार्केट में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, ठीक है, भले ही एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करते हुए, लेकिन क्रिएटिव डिस्ट्रप्शन। अब इसमें क्या बोला गया है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द फ्यूचर, एंटरप्रेन्योर्स शुड फोकस ऑन लिवरेजिंग देयर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कॉन्स्ट्रेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। सर क्या था ये, ऊपर से गया, मैंने कहा लॉजिक अप्लाई करो, क्या बोलना चाहता है समझ जाएगा। गाइज वो आपको बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द फ्यूचर, अगर आप सोच रहे हो कि यार हम हमेशा फ्यूचर अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है गाइज, इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट कोविड-19 ये मुझे बताओ किसके कंट्रोल में था, किसने प्रेडिक्ट किया था। कोई वॉर अचानक से शुरू हो जाती है, ये कोई प्रेडिक्ट करता है। सो गाइज आप अगर सोचोगे कि आप फ्यूचर अपने हाथ में रखोगे, हमेशा प्रेडिक्ट करते चलोगे और उस हिसाब से एक्टिविटीज या चीजें कंट्रोल करोगे, नहीं हो सकता। तो इनफैक्ट आप इस तरह से, हम बोलते हैं ना कॉन्ट में भी बोलते हैं अन्ना चारों और चौकन्ना, कौन सा अप्रोच कब काम आ जाए। सो गाइज उसी तरह एज अ एंटरप्रेन्योर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब कौन सा अचानक से प्रॉब्लम या अनसर्टिनिटी आ जाए बिजनेस में, यू नेवर नो। और इसीलिए आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इतनी अच्छी तरह से मोल्ड करो कि आप उन जो थ्रेट्स है या जो कंस्ट्रेंट्स है उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको। मतलब गाइज जैसे मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक स्किल सेट लग रहा है लेबर का, मैं वही स्किल सेट लेकर आ रहा हूँ, अचानक से पता चला कि यार मेरा प्रोडक्ट तो ऑब्सोलीट हो गया। किसी नए बंदे ने एक नए इनोवेशन के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है कि अब सारी कस्टमर, सारा मार्केट उधर डाइवर्ट हो रहा है। ये मेरा प्रोडक्ट जो सालों से सदियों से चलता आ रहा था, अब वो रातों रात बिल्कुल ना के बराबर बिक रहा है। सो दोस्तों जो एक स्किल सेट में लेकर आया था लेबर का, वो सिर्फ उसी में एक्सपर्ट था, वो सिर्फ उसी टाइप के प्रोडक्ट में एक्सपर्ट था। अब मुझे बताओ क्या वो स्किल सेट को यूज करते हुए मैं कुछ नया सोच सकता हूँ जो अगेन मेरे कंप्यूटर के लिए एकदम करारा जवाब हो? नहीं सोच सकते। तो इसीलिए अगर आप पहले ही ऐसे इन्वेस्ट करो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस में जो कि आपको आने वाले सारे अनसर्टनिटीज के लिए भी काम आ सकती है। एक पर्टिकुलर स्किल सेट से हम ना हायर करते हुए क्यों ना मल्टीपल स्किल सेट वाले रिसोर्स को हायर करें, ठीक है। एक हम मैनुअल मशीन हायर ना करते हुए जो सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, क्यों ना हम ऑटोमेटिक मशीन हायर करें जो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का डिजाइन मोल्ड हो जाती है। सीएनसी मशीन आती है, अब जो मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह होंगे उनको पता होगा सीएनसी मशीन क्या होती है ना। मैनुअल होती है, ऑटोमेटिक होती है, सेमी ऑटोमेटिक होती है। तो उसमें सीएनसी एक ऑटोमेटिक मशीन होती है गाइस, है ना। तो जो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट बना सकती है, बस उसका प्रोग्रामिंग चेंज करना होता है। वही मैनुअल लेथ मशीन है, वो एक ही टाइप की कटिंग कर पाएगी, ठीक है। लेथ मशीन है, ड्रिलिंग नहीं कर पाएगी। बट ड्रिलिंग करना है तो फिर कहा जाए
अचानक से हमारे प्रोडक्ट में अब ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है, नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, फिर से पूरा सेटअप बदलना पड़ेगा ना। सो गाइज, पहले से ही एज पर दिस इफेक्चुएशन थ्योरी, ये थ्योरी बोलती है कि अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर आपके कंट्रोल में है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो बस वही चलने वाला है, नहीं चलेगा तो आप उसको बराबर से कंट्रोल कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी फिर से जो चीज़ें हैं उसको रिवैम कर सकते हो, उस मोमेंट पे नहीं। कोई अनसर्टनिटीज तुरंत आती है, रातों रात आती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने पहले दस्तक देगी कि मैं आने वाला हूँ, आने वाली हूँ, ठीक है, तो तू रेडी रहना, अपना सेटअप चेंज कर लेना, नहीं, ठीक है गाइस। तो सिंपल, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द फ्यूचर, आप सोचोगे फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं, कोविड-19 किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। तो उसी तरह गाइस, आप ये चीज़ें नहीं अपने बस में ले सकते हो, तो क्यों ना अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इस तरह से मोल्ड किया जाए, इस तरह से सोचा जाए, इस तरह से उसको डेवलप किया जाए कि हमारी सारी कॉन्स्टेंट को भी हम किस में कन्वर्ट कर दे, अपॉर्चुनिटीज में। ये सिंपल थ्योरी इफेक्चुएशन चमका गाइस, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग प्रेडिक्ट कंट्रोल द फ्यूचर एंड एंटरप्रेन्योर शुड फोकस लेवरेजिंग देयर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो पहले से ही रेडी रहो कि कुछ भी अनसर्टेनिटी आएंगी, हम अकॉर्डिंग टू प्लान ढल जाएंगे, ठीक है। तो गाइज, आपने देखा होगा कोविड-19 में भी लोग कितने रातों रात कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को उस तरह से मोल्ड कर दिया, कुछ और बिजनेस को कुछ और बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उनके रिसोर्सेज उतने एक्सपर्ट थे, उतने डेवलप थे कि उन्होंने वो चीज़ें मोल्ड कर दी, है ना। उस प्रॉब्लम में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कितने लोगों ने कोविड-19 में। सो गाइज, सिंपल है, आपको यही चीज समझना है इस इफेक्चुएशन थ्योरी से। सो की प्रिंसिपल क्या क्या है, बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल। तो यार अभी इनके प्रिंसिपल देखना, थोड़ा सा तकिया कलाम टाइप में है, लेकिन एक एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल नाम में सब लिखा है, जो आपके हाथ में पहले तो उसी को सेम। ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं शुम्पीटर से भी मैच होता है। शुम्पीटर ने भी क्या बोला था कि भाई ज्यादा अगर कुछ ना कर सको तो जो एग्जिस्टिंग चीजें उसी को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी कुछ क्रिएटिविटी यूज करके एक बेस्ट इनोवेटिव फॉर्म में सामने लाओ, ठीक है, थ्रू वेरियस प्रोडक्ट, सर्विस और मेथड और मार्केट, ठीक है, जो हमने देखा। तो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं वही बोलता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है ना, उसको ही यूज करते आप कैसे एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, कैसे एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये बताता है बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल। गाइस, इफेक्चुएशन थ्योरी का ये प्रिंसिपल बड़ा बेहतरीन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपने, हमने, सब ने यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभार मैक्सिमम गेन के लिए रिस्क भी मैक्सिमम ले लेते हैं, और वो मैक्सिमम रिस्क कहीं ना कहीं आपको सीधा डाउन, मतलब बिल्कुल बोलते ना, करोड़पति से सीधा रोडपति, ठीक है, करोड़पति से सीधा रोडपति, उस मोमेंट, उस सिचुएशन पे लेकर आता है। तो ये बोलता है अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, आप वो ही डिसीजन लो जो अगर फेल भी हो जाए तो आपका लॉस आप बेयर कर सको। ऐसा ना हो जाए कि रातों रात आपको शटर बंद करने पड़ रहे, कंपनीज बंद करनी पड़ रही, पूरी इंडस्ट्री क्लोज करनी पड़ रही है, ठीक है, इतना आपने लॉस बेयर कर लिया है कि अब सब क्या हो चुका है, बैंक करप्ट ना, तो उतना रिस्क लो ही मत, ठीक है। शो मस्ट गो ऑन, थोड़ा बहुत लॉस हुआ चलेगा, हम फिर से बाउंस बैक करेंगे, ठीक है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। सो अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको आपका इफेक्ट, मतलब जो आपकी इफिशिएंसी है, आपका इफेक्टिव माइंडसेट है, अगर वो सही से इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस में, तो ये जो लॉस है ना, क्योंकि ये लॉस जो है ना अच्छे अच्छे का माइंडसेट खराब कर देता है ना, सोचने की शक्ति जीरो कर देता है। तो अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल बोलता है कि आपको अपना जो लॉस है, डिसीजन ऐसे ही लो कि जो अगर फेल भी जाए, जो उल्टा भी पड़ जाए, तो जो लॉस होने वाला है वो हम अफोर्ड कर सके, कोई नहीं यार, चलो ठीक है, ये भी एक हमारा कार्ड था, नहीं चला, अगला कार्ड चलेगा, इतना तो हम बेयर कर लेंगे, ठीक है, उससे हमारा माइंडसेट पॉजिटिव ही रहेगा। कम ऑन गाइस, क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल। अगेन क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल बोलता है कि अपना कोलैबोरेशन बढ़ाओ, अपने पार्टनर्स को बढ़ाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टेक होल्डर आपके साथ पार्टनर बन के या आपके साथ कोलैबोरेट होकर आपको बेनिफिट करवा सकता है, ठीक है, तो उसका भी म्यूचुअल इंटरेस्ट देखो, यानी आपको अपना कोलैबोरेशन बढ़ाना है थ्रू शेयर्ड इंटरेस्ट, थ्रू शेयर्ड इंटरेस्ट। तो गाइज, ये जो क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल है, इसका सिंपल मतलब यही है कि अपना कोलैबोरेशन बढ़ाओ, है ना। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या जो आप चाहते हो कि ये लोग आपके साथ जुड़े, उनको किसी भी तरह से एक प्रॉपर, उनको एक मोटिवेशन देते हुए उनको अपने साथ जोड़ो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, तो अपने उन
कोलैबोरेशन को अपने उन स्टेक होल्डर्स को अपने साथ पार्टनर एसोसिएट करो, कोलैबोरेट करो और उनके भी म्यूचुअल इंटरेस्ट का सोचो, क्योंकि उन्होंने अपनी जान लगाना है अगर आपके बिजनेस में, ठीक है, और वो आप वही चाहते हो तो आपको भी उनके बारे में सोचना होगा। तो ये क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल बोलते हैं ना, एक अकेला इंसान, ठीक है, ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा दूर तक दौड़ना है तो साथ लगता है, ठीक है, साथ लगता है, मोटिवेशन लगता है कि भाई एक से नहीं हो रहा है, दूसरा देख लेगा उस मोमेंट पे। तो गाइज ये चीज़ वही बोलती है क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल, मतलब अपना कोलैबोरेशन बढ़ाओ थ्रू म्यूचुअल इंटरेस्ट, दोनों का फायदा, अपना ही फायदा मत देखो, ठीक है। एंड गाइज लेमनेड प्रिंसिपल, ये तो बोलता है ना जब लाइफ आपको लेमन देता है तो उसका बढ़िया लेमनेड बना के पी लो, है ना। तो लेमनेड प्रिंसिपल डिक्टो वही है गाइज कि जब भी आपके सामने कोई भी थ्रेट या कॉन्स्टेंट या प्रॉब्लम आएगा उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। अपने रिसोर्सेस या अपने इर्द गिर्द का सिचुएशन, एक अपना कोलैबोरेशन इस तरह से डेवलप करो कि जब भी आपके सामने कोई इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको। और इसीलिए ये सारी चीज़ें बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल जो आपके साथ है, अभी आपके हाथ में है, आपके साथ है, उसको पहले तो डेवलप करो, है ना, उनका स्किल सेट बढ़ाओ। इसलिए गाइस देखते हो आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आजकल वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका फिलहाल सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। सोचते भी एम्प्लॉयज यार ये क्यों हो रहा है, लेकिन गाइज आने वाले फ्यूचर में कब काम आ जाए यू नेवर नो, ठीक है। और इसीलिए किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में गाइज एमएस एक्सेल पढ़ाया जाता है। यार अभी तो हम ये पढ़ा रहे एमएस, हमारा और एमएस एक्सेल का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बट क्यों हमें एमएस एक्सेल पढ़ाया जा रहा है, यू नेवर नो आगे उसका यूज़ हो जाए, है ना, आपके इस करिकुलम में, सिलेबस चेंज में शायद उसका यूज़ हो जाए। सो यू नेवर नो गाइज। इसीलिए जो पहले तो ये प्रिंसिपल बोलता है जो अपने हाथ में उसको बेस्ट करो, है ना, उसको बेस्ट करो। अफोर्डेबल लॉस, अगर माइंडसेट थ्रू आउट द बिजनेस अगर आपको पॉजिटिव रखना है, सही डिसीजन लेना है, तो ऐसा डिसीजन लो जो अगर गलत भी पड़ जाए तो आपका लॉस अफोर्डेबल हो। इसलिए शेयर मार्केट में होता है ना गाइज इंट्राडे समथिंग, जो एक रात में रातों रात कहीं से पूरा डाउनफॉल आ जाता है, ठीक है। और इसलिए बोला जाता है कि भाई कभी भी ट्रेडिंग मत करो, रखो शेयर लेके रखो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में जो आपको एक अगर लॉस भी हुआ, मार्केट डाउन भी हुआ तो एक अफोर्डेबल लॉस है, आगे चलकर वो रिकवर हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे आज ही निकालना है तो फिर तो गया, अगर आज लॉस है तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा, और वो कभी कभी बहुत तगड़ा लॉस होता है जो फिर पूरी पूंजी कमाई हुई इतनी सालों की वेस्ट कर देता है। तो सिंपल गाइज, ये अगर आपको इस पे भी ध्यान रखना है कि डिसीजन ऐसा लो जिसका लॉस हम बेयर कर सके और आराम से बाउंस बैक कर सके, ठीक है। क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल, अगर अकेला जाओगे तो दिक्कत होगी, तो जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं या जो आप चाहते हो कि ये हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट हो सकते हैं, उनके साथ एसोसिएशन बढ़ाओ, फिर थ्रू फ्रेंचाइजीज बढ़ाओ, थ्रू रेफरल बढ़ाओ कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को बेचो, हम आपको इंसेंटिव देंगे, वेरियस वेज ऑफ कोलैबोरेटिंग, बट बढ़ाओ सो दैट आप क्या कर सको, आप अपना तो फायदा कर सको, लेकिन मेक श्योर कि आप उनका भी इंटरेस्ट सोचो, उनका भी मोटिवेशन, उनका भी फायदा सोचो, तब जाके एसोसिएशन लॉन्ग लास्टिंग होगी। एंड लेमनेड प्रिंसिपल कि किसी भी अगर ये सब सही रहा तो आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइज। सो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन गाइज। अकॉर्डिंग टू इफेक्चुएशन थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग। सो इफेक्चुएशन थ्योरी क्या बोलता है, इफेक्चुएशन थ्योरी वही बोलता है गाइज कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते फ्यूचर, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग और प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, कौन सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, बट आप उतना प्रिपेयर्ड रहो कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को लिवरेज कर सको और अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सको। सो लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेंट है उसको भी आप क्या कर सको, एक सही ढंग से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टेंट, इस तरह से अपने रिसोर्सेज को मोल्ड करो, कोई भी सिचुएशन में वो आराम से खड़े हो सके। तो प्रेडिक्टिंग कंट्रोलिंग फ्यूचर नहीं यार, ये इफेक्चुएशन थ्योरी तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल गेन ये कहीं भी नहीं बोला, अवॉइडिंग ऑल रिस्क कहीं भी नहीं बोला, बोला है कि मिनिमम रिस्क लो, ऑल रिस्क अवॉइड करो, ये कहीं नहीं बोला, ठीक है। मिनिमम रिस्क भी जो हम, जिसका लॉस हम अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल जो था। तो यार इसका इफेक्चुएशन थ्योरी का सबसे बड़ा की प्रिंसिपल यही है, लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टेंट। Next, which principle of effectuation theory suggests that entrepreneurs should start with their available means? Guys, हमने 4 प्रिंसिपल देखे, तो उसमें से कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि एंटरप्रेन्योर ने अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है पहले पूरी तरह उसको यूज करते हुए एक बेस्ट करने की कोशिश करनी है, और उसी को बोला गया है बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल। देखो कोई अगर बंदा लॉजिक भी लगाता ना, तो लॉजिक से भी बोल सकता था कि अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब इन हैंड, जो ऑलरेडी हमारे हाथ में है। सो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल ये है इफेक्चुएशन थ्योरी का
वो प्रिंसिपल जो इस बात को बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टार्ट विद देयर अवेलेबल मीन्स. Next, in effectuation theory, what principle emphasizes setting affordable loss threshold when making decision, while making decision? Affordable loss लेना है, ये कौन सी प्रिंसिपल ने बोला है? तो यार ये तो affordable loss प्रिंसिपल, अगेन लॉजिक से आप बता सकते थे यार ये तो अफोर्डेबल लॉस लेने की बात अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल ही करेगा. ठीक है. तो व्हाट डज द क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल इन इफेक्चुएशन थ्योरी सजेस्ट एंटरप्रेन्योर शुड डू? फॉर्म पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट. मैंने बोला ना क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? कोलैबोरेशन बढ़ाओ, पार्टनरशिप बढ़ाओ, लेकिन थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट तो रहना चाहिए. अगर एक दूसरे पे शक करते हुए डाउट करते हुए चलोगे फिर तो खत्म है भाई. तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट. सिर्फ अकेले का फायदा मत देखो, जो आपके साथ आ रहे सबका फायदा होना चाहिए, तो एसोसिएशन चलेगी पॉजिटिव वे में, लॉन्ग लास्टिंग में. सो इन्वेस्ट हेवीली इन रिस्की वेंचर कहीं नहीं बोला. मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, अवॉइडिंग कोलैबोरेशन, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है. तो क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल तो कोलैबोरेशन बढ़ाने बोल रहा है, बट म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर इंटरेस्ट के थ्रू. एंड गाइज लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज इफेक्चुएशन थ्योरी सजेस्ट एंटरप्रेन्योर शुड रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड आउटकम? तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम को किस तरह से हमने यानी इफेक्चुएशन थ्योरी ने रिस्पॉन्ड करने बोला है? व्यू देम एज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड अडॉप्शन, अवॉइड टेकिंग रिस्क ऑल टुगेदर, ये कहीं भी नहीं बोला. स्टिक टू प्री डिटरमाइंड प्लान रिगार्डलेस ऑफ आउटकम, मतलब कुछ भी हो जाए अपना जो चल रहा है वही चलने दो, भले ही दिन रात लॉस कमा रहे बट वही चलने दो, नहीं है ना. स्टिक टू प्री डिटरमाइंड प्लान. गाइस बिजनेस में तो इनफैक्ट यू शुड बी रेडी की टाइम तुरंत प्लान बदले. जब लग रहा है कि अब पत्ता पलट रहा है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तुरंत आपका प्लान भी रेडी चाहिए. ठीक है. सो स्टिक टू द एग्जिस्टिंग प्लान, ये कहीं भी नहीं है. रिट्रीट फ्रॉम द मार्केट एंड वेट फॉर द बेटर कंडीशन, नहीं, ये भी इफेक्चुएशन थ्योरी ने कहीं नहीं बोला है. सो सिंपली इफेक्चुएशन थ्योरी ने क्या बोला है? व्यू देम, जो भी दिक्कतें है, कंस्ट्रेंट है, थ्रेट है, व्यू देम एज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड अडॉप्टेशन. दैट्स इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज सेशन. और ये थी वो दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मैंने कहा शायद इस बार भी उस पर क्वेश्चन आ जाए. तो दैट्स इट. और आपने ये क्वेश्चन के थ्रू देखा होगा कि हाँ यार, अगर लॉजिक सही है तो ये टॉपिक तो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी फोड़ सकते हैं कि इनोवेशन क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो याद रखने की वो आपको रखनी पड़ेगी गाइस, लेकिन ओवरऑल आप इसको क्रैक कर सकते हो. तो थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप बस उसी को टाइम दे रहे हो दिन दिन भर. ठीक है. थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है और साथ ही में लॉजिक अप्लाई करना ज़रूरी है. ठीक है. और सबसे पहले अगर इसका डर फोबिया पाल रखा है तो उसको तो हटा दो, क्योंकि ये बेस्ट है, स्टूडेंट फ्रेंडली है. कम टाइम में 20 क्वेश्चन आप फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हो और 20 के 20 जेब में डाल सकते हो. सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय.